हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी में आए हुए पिछले सालों में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ में उसी क्वेश्चंस की हेल्प से हम उन टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे जो कि हम इन क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। तो उसके साथ साथ हम कुछ इस तरह के भी टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो कि मेजरली पूछे जाते हैं या आने वाले जो पेपर हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाज गिवन बाय। आपसे बोला गया कि एब्सोल्यूट फ्रेम जो था उसकी परिकल्पना या उसका आइडिया किस साइंटिस्ट ने दिया था। वो माइकलसन थे, वो आइंस्टाइन थे, वो गैलीलियो थे या वो न्यूटन थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए आपको जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा नल एक्सपेरिमेंट रिजल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम से ही समझ आ गया होगा कि जो माइकलसन इसका आंसर होने वाला है, बट फिर भी थोड़ी सी डीप में जाते हैं। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में माइकलसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने एक फ्रेम की कल्पना करी थी, एक फ्रेम के बारे में सोचा था। वो फ्रेम किस तरह का था कि उस फ्रेम के ऐसे माना था उन्होंने कि एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, उस फ्रेम में सारे के सारे मोशंस हो रहे हैं। लाइक अर्थ जो है उसी फ्रेम में मूव कर रही है, यानी वो जो फ्रेम है एब्सोल्यूट फ्रेम वो रेस्ट पर है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं या जितने भी मोशन है उसके रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने माना था। तो इसका आंसर हमारा माइकलसन है, सिंपल। तो माइकलसन ने इस पर जो हमारा एब्सोल्यूट फ्रेम है इसकी कल्पना करी थी। ठीक है। दूसरी चीज आपकी आती है कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड अपॉन, कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसमें उनका सेटअप क्या था और किस फिनोमिना पे वो बेस्ड था। तो आप अगर उसका सेटअप याद करें तो कुछ इस तरह का सेटअप वो दिखता था हमारा। एक यहाँ पे वो लगी हुई थी, एक तिरछी आपकी कांच की एक स्लिट थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक सोर्स लगा था जहाँ से लाइट बीम निकल रही थी, ऊपर एक मिरर लगा हुआ था, एक इधर साइड मिरर लगा हुआ था। तो याद करो यहाँ पे आपका सिंपल रिफ्रैक्शन होता था और यहाँ पर जाके ये बीम आती थी वापस, ठीक है ना। उस तरह से एक ऊपर जाके नीचे आती थी। और जब ये दोनों बीम, ये वाली और ये वाली आपस में मिलती थी, तो नीचे यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें वहाँ पे फ्रिंज पैटर्न दिखता था। अब फ्रिंज पैटर्न कब दिखता है? जब दोनों की दोनों जो बीम होंगी वो इंटरफेयर करेंगी। और इंटरफेयर का मतलब क्या हो रहा है? वहां पे फिनोमिना कौन सा यूज हो रहा है? दैट इज इंटरफेरेंस। दैट इज इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो माइकलसन मोरले जो एक्सपेरिमेंट था वो इंटरफेरेंस के फिनोमिना पे बेस्ड था। बात क्लियर है ना। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी आपको देखनी है कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं और इन पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, क्या वो इंफिनिटी है, क्या वो जीरो है, क्या वो 9 × 10⁻³ या 1.6 × 10⁻19 है। ठीक है। तो आपको सिंपल याद कर रखना है। देखो यहां से एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉसिबल है, तो यहां से जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकली थी, तो वहां से ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि हाँ किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो हो सकता है अनटिल अनलेस कि वो जो स्पीड है उसकी या जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो। जब तक v = c ये कंडीशन लागू नहीं होती है तब तक उसका जो रेस्ट मास है दैट कांट बी जीरो। अगर ये कंडीशन लागू हो गई तो उसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा? जीरो। और ऐसा क्या होता है? सिर्फ लाइट, ठीक है ना। तो लाइट की स्पीड होती है c, और तो उसका रेस्ट मास कितना होगा? जीरो। नहीं, लाइट का मतलब क्या है? फोटोन। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होगा हमारा? जीरो। बात क्लियर है ना। यहां तक कोई दिक्कत? तो कुछ कॉन्सेप्ट यहां से क्या निकल के आए, जो फोटोन वाला केस था इसमें ये चीजें निकल करके आती हैं कि अगर हमसे बोला जा रहा है रेस्ट मास के बारे में, तो रेस्ट मास किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेस्ट मास देखो ऐसे समझो, रेस्ट मास जो होता है वो सिंपली डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, ठीक है ना। या रेस्ट मास मत बोलो, इसको आप सिंपल मास बोलो कि जो मास है वो सिंपली डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। कि जिस तरह से वेलोसिटी, अब ऐसे समझो कि जो मास होता है वो मास किस तरह से चेंज होता है? m0/रूट के अंदर 1 - v²/c²। तो जो मास होता है वो जिस तरह से ये आपका होता है एक तरह से रेस्ट मास, ठीक है ना। तो इसका जो इस तरह का इसका जो मास आएगा वो हमारा जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि v = जब c आप रखेंगे तो ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, तो 1 - 1 जो आता है हमारा जीरो आता है। जीरो को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रेस्ट मास भी जीरो आता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो रेस्ट मास होता है वो भी हमारा जीरो होता है, ठीक है ना। m0 ऑफ फोटोन इज जीरो। इसका मास भी जीरो, इसका रेस्ट मास भी जीरो। इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज, चलो फिर इसको आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बोल रहा है कि द मोमेंटम ऑफ मासलेस पार्टिकल, अभी हम लोगों ने मासलेस पार्टिकल की बात करी थी, फोटोन की जिस तरह से बात करी थी, मोमेंटम आपसे बोल रहा है कि किसी भी मासलेस पार्टिकल का क्या होता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक भाई। तो इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट भी हम लोग जा सकते हैं, बट इसका एक स्मार्ट तरीका आपको बताता हूँ ना। देखो, इस चीज को फील करके थोड़ा समझ लेते हैं। आपने एनर्जी, मोमेंटम और रेस्ट मास में एक रिलेशन पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मैंने पूरा कोर्स करा हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक गिवन है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो एक रिलेशन होता है हमारा ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़ टू पावर 4। ये रिलेशन होता है हमारा एनर्जी और मोमेंटम में, ठीक भाई। अब आपसे बोल क्या रहा है कि मासलेस पार्टिकल है। अगर पार्टिकल मासलेस है, इसका मतलब क्या है, एम की वैल्यू कितनी रखनी है उनको, 0। एम की वैल्यू हमने अगर 0 रख दी है तो यहाँ पे ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ई की वैल्यू आ गई पी सी। आपने ये जो मोमेंटम सॉरी ये जो एनर्जी सुनी होगी, ये आपने फोटोन के केस में सुनी होगी कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, पी इंटू सी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से, ई बाई सी। ऑप्शन 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 ए, ठीक है, ज्यादातर ए ही सही हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपको याद रखना है, एनर्जी, मोमेंटम और रेस्ट मास में आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन सकता है, पीसी। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन सकता है, ई बाई सी। रेस्ट मास 0 कब होता है, जब v इज इक्वल टू सी होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंपल फोटोन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लाइन टू लाइन याद रखेंगे। अगली चीज आपसे बोल रहा है कि टाइम डायलेशन का जो करेक्ट फॉर्मूला है उनमें से कौन सा लिखा हुआ है। तो आपको इसमें 2 चीजें गिवन होती हैं, एक होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल और दूसरा होता है इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो कभी कभी आप टी और टी नॉट में कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। तो आप याद किस तरह से रखेंगे, देखो, आपने सुना भी होगा कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो, या जो चलती हुई घड़ियां होती हैं वो धीरे चलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि जो प्रॉपर टाइम सॉरी जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल जो होता है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल अपॉन में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, v हमेशा c से छोटा होता है, ठीक। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी, ठीक। तो 1 माइनस दिस क्वांटिटी 1 से छोटी आ रही है, ठीक। जब ये क्वांटिटी 1 से छोटी है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आएगी हमारी, 1 से बड़ी आएगी। जब ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी यानी इम्प्रॉपर जो टाइम इंटरवल है वो प्रॉपर टाइम इंटरवल से बड़ा हो गया। अगर इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल प्रॉपर टाइम इंटरवल से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है, सिंपल समझो कि अगर कोई भी 2 घटनाएं, कोई भी 2 इवेंट हैं वो किसी फ्रेम से देखने पर एक ही जगह पर ना हो रहे हो, यानी मान लो मैंने यहाँ से स्विच दबा करके लाइट जलाई, तो सोचो अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, अगर आप मेरे सामने खड़े होकर के देखें तो मैं अभी जहां से कर रहा हूं यही काम दूसरी जगह से भी कर दो, दूसरे टाइम पे, मतलब मान लो 5 सेकंड बाद मैंने किया 1 2 3 4 5, फिर यहीं से बंद भी कर दिया, तो ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हो रही। लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो आपको ये दोनों घटनाएं एक ही जगह पर होती हुई नहीं दिखेंगी। यानी इम्प्रॉपर जो टाइम होता है वो मूविंग फ्रेम वाला टाइम होता है, और जो प्रॉपर टाइम होता है वो रेस्ट फ्रेम वाला टाइम होता है। तो हमेशा जो मूविंग फ्रेम का टाइम होगा वो ज्यादा आएगा, यानी उसकी घड़ियां जो होंगी वो धीमे चलेंगी। बात क्लियर है, तो इसी वजह से बोलते हैं मूविंग क्लॉक रन स्लो, ठीक है। तो अगर ये बात है तो देखो ध्यान से, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इसको यहाँ पे हम टी से दिखाते हैं और प्रॉपर टाइम इंटरवल को हम टी नॉट से दिखाते हैं। तो टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्या बोला, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। ये दोनों जो क्वेश्चन थे ये 2016 में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में होता है उल्टा। इसमें क्या था कि चलती हुई घड़ी है तो धीरे चलेगी, टाइम बढ़ जाता है, लेकिन अगर लेंथ चलती है तो लेंथ घट जाती है, लेंथ घट जाती है। इसमें जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है कि जो रेस्ट लेंथ होती है, रेस्ट लेंथ होती है वो बड़ी होती है। तो रेस्ट लेंथ सामने रखेंगे, रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ, मूविंग लेंथ अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रेस्ट लेंथ को जनरली हम एल नॉट से दिखाते हैं, इज इक्वल टू एल अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आपका करेक्ट फॉर्मूला शायद आपको सी नंबर दिख रहा होगा कि एल इज इक्वल टू एल नॉट रूट के अंदर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही ना, ये बी ऑप्शन ही था, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, ठीक है ना, मोमेंटम आपका किसी फोटोन के लिए एनर्जी मास सॉरी एनर्जी मोमेंटम और रेस्ट मास में जो रिलेशन होता है ये चीजें, ठीक है ना। फोटोन के बारे में जितनी बातें करते हैं वो सारी चीजें आपको याद रखनी। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो आपको याद रखने, और क्या क्या इसमें छोटी सी बातें कर लेते हैं। देखो बोर्ड में थोड़ी सी जगह बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट करो।
तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी, और किस तरह की हम इस पे बातें कर सकते हैं, उन पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी हम थोड़ा सा जल्दी से एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं। कभी कभी आपसे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे एक साथ सवाल बना दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इक्वेशंस होती है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो इधर अपन लिखते हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सिंपल क्या होती है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये हमारी होती है गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। जब भी हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं तो वो हमारी सिंपल क्या होती है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। करेक्ट है। जब भी वाई प्राइम लिखेंगे तो वाई प्राइम इज इक्वल टू सिंपली वाई, जेड प्राइम इज इक्वल टू सिंपली जेड और टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें समय जो होता है वो बराबर दोनों फ्रेमों में नहीं होता है। तो ये इक्वेशंस बनती हैं। अब एक बार ऐसे 2016-17 में एक सवाल पूछा गया था। सवाल इस तरह से था कि अगर हमें लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो हमारी क्या होगी। अब देखो ध्यान से, ऊपर तो दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर में अंतर है। डिनोमिनेटर इसका कितना है 1, इसका कितना है रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए जाएं तो दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी, यानी रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी कर देंगे 1। इसको स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट, सॉरी इधर रूट लगाएंगे उधर स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1, 1 ने 1 को मार दिया, क्या बचा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या वी बाई सी इज इक्वल टू 0। तो उसमें यही कंडीशन बोली गई थी कि जो वी बाई सी है वो किसकी तरफ टेंड कर रहा है। तो सिंपल क्या, 4 ऑप्शन थे, 1 की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ, 0 की तरफ, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन क्या है आपका 0। इफ Lorentz transformation is converted into Galilean transformation, then the value of v by c tends to 0, 1, infinity, none of the above। तो आपको सिंपल क्या कर देना है 0 पे टिक कर देना है। ठीक भाई, और किस तरह की बातें कर सकते हैं अपन इसमें, कुछ बातें कभी कभी रिलेटिविस्टिक चीज़ों पे भी कर दी जाती है। रिलेटिविस्टिक चीज़ों में किस तरह से, कभी कभी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बारे में अगर बात करें तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम नॉट वी बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारा होता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक भाई, और क्या बातें करते हैं इसमें, कभी कभी एनर्जी की बातें करते हैं। किस तरह से, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है काइनेटिक, या आप सिंपल आप टोटल एनर्जी की बात करें, जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, जैसे मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो उसके सिंपल क्या होगा, अगर वो कोई दौड़ रहा है तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी टोटल एनर्जी होगी। बट जब हम बिल्कुल हाई स्पीड वर्ल्ड में चले जाते हैं तो वहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है, दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। जब रिलेटिविटी की बात करते हैं तो वहां पर ये टर्म ऐड हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। बात क्लियर है ना। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, और E क्या होता है एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, M का फॉर्मूला भी हमने आपको से बताया था, क्या था, M इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे, क्या आ जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और एक रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज़्ड टू पावर 4। ये भी आपको याद रखना है। और किस ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करते रहना साथ में, ठीक है ना। और किस तरह की बातें कर सकता है, आपसे वेलोसिटी एडिशन पे सवाल पूछ सकता है, कभी कभी वेलोसिटी एडिशन पे सवाल पूछता है। तो वेलोसिटी एडिशन पे किस तरह से, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर। तो सिंपल वेलोसिटी एडिशन में किस तरह से आपको दिया जाएगा कि एक फ्रेम जो है वहां से देखने पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी ux प्राइम है, मान लो रेस्ट फ्रेम से देखने पर ux है और मूविंग फ्रेम से देखने पर ux प्राइम है। तो ये आपकी x डायरेक्शन में सिमिलरली, y डायरेक्शन में सिमिलरली, z डायरेक्शन में इस तरह से ux uy और uz टर्म्स में। ठीक है ना, इसका इंटरचेंज किस तरह से होता है, उसको बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन या वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ux प्राइम जो होगा वो किसके बराबर होता है, ux माइनस v बाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होती है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या होता है, यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई, सॉरी यहाँ का बदल दिया मैं, 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ये करेक्ट है। तो यू वाई प्राइम इज इक्वल टू यू वाई रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। सही है। तीसरा, यू जेड प्राइम इज इक्वल टू यू जेड रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर।
राइट। ये होते हैं आपके वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब आपसे सिंपल किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि मान लो एक पार्टिकल है, इस तरफ मूव कर रहा है कुछ c/2 वेलोसिटी से, ठीक है ना। एक फ्रेम जो है वो खुद भी कुछ c/3 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो बताओ यहां से देखने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरह से दिखाई देगी। तो आप सिंपल क्या करोगे, ux प्राइम आपको निकालना है इस फ्रेम से। ये रेस्ट से बोला गया है, रेस्ट फ्रेम से, मान लो कोई फ्रेम रेस्ट पर था, ये फ्रेम रेस्ट पर था, तो रेस्ट से देखने पर ये c/2 से मूव कर रहा है। मूविंग फ्रेम जो कि c/3 से मूव कर रहा है, तो उस वहां से देखने पर इसकी वेलोसिटी ux प्राइम हमको निकालनी है। तो ux यहां से इसकी वेलोसिटी कितनी है, c/2 माइनस v, फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है, c/3 अपॉन में 1 माइनस v, v की वैल्यू कितनी है, सिंपल कहाँ गया ये हमारा कितना है v, ठीक है ना। ये क्या है हमारे ux, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है c/3 और ux की वैल्यू कितनी है c/2 अपॉन में c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ से बचा आपका c/6 अपॉन में क्या गया 3 जो 6 6 माइनस 1/6 यानी 5/6। तो आंसर कितना आ गया इसका c/5। अगर हम मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी हमारी c/5। तो इस तरह से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के सवाल आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि दो पार्टिकल है, एक तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है। यहां से देखने पर इसकी वेलोसिटी कई बार, मतलब एक बार नहीं दसियों बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे आप सवाल इस तरह से करके बताओ। तो आई होप ये भी बात आपको समझ आई होगी। तो क्या क्या हम लोगों ने सीख लिया है, हम लोगों ने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, हम लोगों ने गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज जो है, इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा लिंक इसका, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और उसको खुद से एक बार लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक। और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर आज के लिए रिवीजन में इतना ही है। और अगर आप और किसी दूसरे टॉपिक पे रिवीजन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो अच्छे से। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।